Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो आज से हम लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इस फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो हम लोग कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। और इस फर्स्ट लेक्चर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। देखो, अगर आप लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप लोग को आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि उसमें एप्सिलॉन डेल्टा का यूज होता है। और जब तक आप लोग को एप्सिलॉन डेल्टा है क्या एक्चुअली में, उसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, जब तक आपको वो अच्छे से समझ नहीं आएगा ना, तब तक आप लोग को पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है ना, उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझोगे। और देखो, जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है वो आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी में तो हेल्प करेगी, उसके साथ साथ आप जो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पर भी आप लोग को आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है ना, वो पूरे रियल एनालिसिस का एक बेस है, मतलब एक छोटा सा बेस समझ सकते हैं, एक छोटा सा पिलर है। ठीक है, तो आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से समझना कि एप्सिलॉन डेल्टा का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और मैं भी आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को, आपका कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं। फिर भी अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हैं कि भैया हमें ये वाला टॉपिक या फिर ये वाली डेफिनेशन हमें अच्छे से समझ नहीं आई है। तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपके मैसेज का या आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी दिक्कत हो आप लोग मुझे बता देना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉमन पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, देयर इज अ वर्चुअल लाइन कॉल्ड रियल लाइन whose every point represents a real number, and conversely that is for every real number there is a unique point on this line। देखो, वैसे तो आप लोग को इस पॉइंट का मतलब समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही कम टाइम लूंगा। देखो, हमारे पास एक वर्चुअल लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल लाइन बोलते हैं, और इसके सेंटर में क्या होता है, 0 होता है। अब देखो, यहां पर आप चाहे इस रियल लाइन पर कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वही लिखा है, दैट इज फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज अ यूनिक पॉइंट। मतलब हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्ड आपको एक यूनिक पॉइंट मिल जाएगा, और हर एक यूनिक पॉइंट के करस्पॉन्ड आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। और ये जो 0 पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आप लोग को यही बताया, देयर इज अ पॉइंट ऑन रियल लाइन रिप्रेजेंटिंग 0 कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। इस 0 पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। एंड देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द रेफरेंस पॉइंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट देखो, including 0 we choose points on the real line separated by unit distance to denote integers and will be called milestone। देखो, यहां पर ये हमारे पास क्या है, एक रियल लाइन है। ठीक है, ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब यहां पर 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां पर 4 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे आगे चलते चले जाएंगे ना। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो, यहां पर ये जो यूनिट डिस्टेंस पर ये जो हम लोग को पॉइंट मिल रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको माइलस्टोन भी बोलते हैं। फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन, थर्ड माइलस्टोन, फोर्थ माइलस्टोन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड नेगेटिव वाले -1, -2, -3, -4, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, और इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट में जो बताया गया है वो ये है, पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, हम लोग किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी को पढ़ रहे हैं ना। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर आप लोग को सेट दे दिया जाएगा। ठीक है, वो किसी भी टाइप का सेट हो सकता है, उसमें इंटीजर्स भी आ सकते हैं, उसमें रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप के एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है,
तो जब भी आप लोग को कोई सा भी सेट दे दिया जाए तो उस सेट से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, ये हम लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब इंफॉर्मेशन आप लोग किस तरीके से निकालोगे ये देखते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है S इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे ही आप लोग को बोला गया कि ये जो सेट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप लोग के माइंड में एकदम से आना चाहिए कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो इस सेट के अंदर आएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। आप लोगों को पता लग गया कि इस सेट के अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ना, इनको आप रियल लाइन पर प्लेस करके देखो कि कहाँ कहाँ ये नंबर आएंगे। तो देखो ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट 0, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा एंड सो ऑन। तो इस सेट के अंदर जो भी पॉइंट आ रहे थे उनको हम लोगों ने रियल लाइन पर प्लेस कर दिया। तो सबसे पहले तो आप लोग को यही काम करना है कि सेट के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं उनको रियल लाइन पर प्लेस करो। उसके बाद ये देखो कि इस सेट के अंदर सक्सेशन का कोई रोल है या फिर नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि 1 के बाद इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा। अगर मैं आप लोगों से ये बोल देता हूं कि 1000 के बाद इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, तो आप लोग इजीली बता सकते हो 1001, ये वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो आप लोग को इस सेट के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है ना, पहले हम लोग इन्हीं इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम लोग सक्सेसर की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि S इज इक्वल टू कोई हम लोग एक दूसरा सेट लेते हैं, जैसे सेट A इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,2 इंटरसेक्शन Q, ठीक है। अब देखो इस सेट में जो 0.2 है ये इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए 0.2 के जस्ट नेक्स्ट कौन सा इस सेट का एलिमेंट आएगा, तो वो आप लोग नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इस पॉइंट के बाद कौन सा, मतलब इस रियल नंबर के बाद कौन सा नेक्स्ट रियल नंबर आएगा वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस सेट के अंदर तो हम लोग बता सकते हैं ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा सेट कंसीडर करूँ, सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ इररेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि √2 के बताओ नेक्स्ट कौन सा इररेशनल नंबर आएगा इस सेट में, तो वो भी आप लोग नहीं बता सकते हो कि नेक्स्ट जो रियल नंबर होगा इस सेट का वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को यही कहना है कि जब भी आप लोग किसी भी सेट के बारे में डिस्कस करो, मतलब उससे जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहो, तो पहले आप लोग उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं उनको पहले आप लोग विजुअलाइज करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग उन पॉइंट्स को, जो भी आप लोग को रियल नंबर मिल रहे हैं या इंटीजर मिल रहे हैं या फिर जो भी मिल रहा है, ठीक है, जो भी एलिमेंट हैं उनको आप लोग रियल लाइन पर प्लेस करके देखोगे कि रियल लाइन पर प्लेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ पर एक टी सेट देता 1 से लेके 2 तक, क्लोज इंटरवल है ना, तो आप लोग सारे पॉइंट को तो प्लेस नहीं कर पाओगे, लेकिन आप लोग आइडिया तो लगा सकते हो ना कि पॉइंट कहाँ से कहाँ तक के आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा 0 है तो यहाँ है 1 और यहाँ है 2, तो आप लोग को पता है कि ये जो हमारा टी सेट है ना, उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 से लेके 2 तक के, इसके बीच में ये जो रियल नंबर है ना, वो सारे रियल नंबर इस टी सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में आप लोग ये भी पता करोगे कि जो भी हम लोग को सेट दिया गया है वो सेट काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ठीक है। आप लोग को काउंटेबिलिटी के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। और अगर सेट में किन्हीं भी 2 आर्बिट्री पॉइंट को कंसिडर कर लिया जाए तो उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और ओरिजिन से जो पॉइंट हैं सेट के, उनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है, ये सारी चीजें भी आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं, आप लोग इजीली पता लगा सकते हो। और ये सारा काम ना बहुत ही फास्ट होना चाहिए, मतलब आप लोग 5 से 6 सेकंड में आप लोग को पता लग जाना चाहिए कि हाँ इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, रियल लाइन पर यहाँ एलिमेंट आएंगे, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किस पॉइंट के बाद कौन सा रियल नंबर आएगा, या फिर हम नेक्स्ट जो रियल नंबर आएगा या फिर जो प्रीवियस रियल नंबर होगा वो हम लोग पता लगा भी सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट और है, तो अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। देखो ये जो अभी मैं आप लोग को एक सेट बताऊंगा ना, उस सेट को आप लोग बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से करना, क्योंकि उस सेट के अंदर जो भी हम लोग पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो पूरे रियल एनालिसिस के अंदर डिस्कस होगा। मतलब जो सेट है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है। तो चलिए मैं आप लोग को पहले ये सेट दिखा देता हूँ।
तो देखो सेट ये है S इज इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू z प्लस मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है। आप लोग इस सेट को मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो, जहां भी आप लोग को लगे कि हाँ यहाँ पर हम लोग इस सेट को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली इसको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तब आपको पता भी लगेगा कि ये वाला जो सेट है वो कितना इंपॉर्टेंट सेट है। ठीक है, देखो अभी जो मैंने आप लोग को यहाँ पर ये जो पॉइंट बताए ना, उन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस सेट में से उन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग इस सेट से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। पहले तो यहाँ पर ये जो हम लोग को सेट दिया गया ना, इसके एलिमेंट को लिख लेते हैं कि एलिमेंट क्या है। तो s इज इक्वल टू, जब हम लोग n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस सेट के अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब हम लोग इनको रियल लाइन पर प्लेस करते हैं। तो ये है हमारी रियल लाइन, ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट 0 और यहाँ कहीं ये है हमारे पास 1। अब देखो 1/2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। 1/3 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। 1/4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 1/5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसी तरीके से यहाँ 1/6, 1/7, 1/8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि जैसे ही हम लोग n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ से ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, मतलब 0 से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इजीली देख सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं आप लोगों से ये भी पूछूं कि ये जो 4/5 एलिमेंट है ये इस सेट S के अंदर बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा, तो आप लोग बता सकते हो कि ये जो 4/5 एलिमेंट है ये इस सेट S के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो आप लोगों ने एलिमेंट को भी पता लगा लिया, एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं, उनको रियल लाइन पर प्लेस भी कर लिया। अच्छा, ये भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि यहाँ पर इस सेट के अंदर 1/5 से जो ग्रेटर देन एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, तो आप लोग मतलब जस्ट ग्रेटर देन एलिमेंट, तो वो आप लोग इजीली बता सकते हो कि हाँ वो होगा 1/4। इसी तरीके से 1/4 से ग्रेटर देन एलिमेंट कौन सा होगा, वो होगा 1/3। और यहां पर अगर मैं आप लोगों से ये भी पूछूं कि 1/20 से जस्ट लेस देन एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो आप लोग बता सकते हो क्या होगा, 1/21। तो यहां पर आप लोग आगे पीछे का एलिमेंट बता सकते हो इजीली तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर अगर हम इस सेट S की कार्डिनलिटी की बात करें तो इस सेट S के पास कितने एलिमेंट होंगे, फाइनाइट होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे, तो वो भी आप लोग इजीली बता सकते हो। अगर आप लोगों ने काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग इजीली बता सकते हो। तो इस सेट S की जो कार्डिनलिटी होगी वो होगी इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब मोर ओवर काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल का चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो आप लोगों को पता होगा कि इस सेट S की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आप लोग को चाहे कोई सा भी सेट दे दिया जाए, उसमें किसी भी टाइप के एलिमेंट आ रहे हो, आप लोग उस सेट से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे अभी आप लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या बोरिंग वाला टॉपिक पढ़ा रहे हो, बट देखो आप लोग मेरी एक बात सुनो, जब तक आप लोग का बेस अच्छे से क्लियर नहीं होगा किसी भी टॉपिक का, तब तक उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से नहीं समझ सकते हो। प्रॉब्लम ना यही होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट बेस को अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं और इसी वजह से उनको आगे के टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। फिर वो ये बोलते हैं कि हमें ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। तो जो समझ नहीं आ रहा है उसकी वजह ये है कि आप लोगों का जो बेस है ना वो अच्छे से क्लियर नहीं है। तो बेस को अच्छे से पहले एक बार आप लोग क्लियर कर लो, उसके बाद सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, पहले एक बार आप लोग जो बेस है उसको तो अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको देख सकते हो। और अगर आप लोग को थोड़ा बोरिंग फील हो रहा हो तो आप लोग 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, अदरवाइज आप लोग स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आगे के नेक्स्ट टॉपिक हो जो आप लोगों को नहीं आ रहे हो वो आप लोग पढ़ सकते हो। तो या तो आप लोग 2x की स्पीड में देखिए या फिर आप लोग इस टॉपिक को मतलब जो भी मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ अगर वो आप लोग को पहले से आता है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को आज के इस लेक्चर में किसी भी टॉपिक में आप लोग को प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हो कि भैया हमें ये वाला टॉपिक या फिर ये वाली लाइन अच्छे से क्लियर नहीं हुई है, तो मैं आप लोग को वहाँ पर एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी आप लोग को दिक्कत हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता देना। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर।
ये जो प्रॉपर्टी है ना आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब पूरे रियल एनालिसिस के अंदर आप लोग इस प्रॉपर्टी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तो आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी में हम लोग जो भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे ना, वो पॉइंट आप लोग को बहुत ही अच्छे से रीड करने हैं, बहुत ही अच्छे से समझने हैं कि हर एक पॉइंट का क्या मतलब है, क्या वो पॉइंट कहना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी में हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा, जिससे आप लोग को बहुत डर लगता है, मतलब अगर कहीं भी आप लोग को मैथ्स में एप्सिलॉन डेल्टा दिख जाए ना, फिर तो आप लोग ऐसे भागते हो जैसे जैसे वो तो आप लोगों के दुश्मन है, खा जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एप्सिलॉन डेल्टा तो आप लोगों के दोस्त होने चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि कोई सी भी आपको रियल एनालिसिस में प्रॉब्लम दे दी है ना, जैसे ही आप लोग एप्सिलॉन डेल्टा को सामने करोगे ना, प्रॉब्लम अपने आप ही सरेंडर हो जाएगी कि हाँ ठीक है अब हम सॉल्व हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन डेल्टा से दूर मत भागा करो, उनको अपने साथ लेके चला करो, ठीक है। अब देखो मैं एप्सिलॉन डेल्टा को किस तरीके से हैंडल करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ ना वैसे ही मैं भी आप लोग को समझाऊंगा कि देखो तुम भी इस तरीके से एप्सिलॉन डेल्टा को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई। अब पहले तो हम लोग आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है, मतलब 3 छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, उनको पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके मतलब को समझेंगे कि उन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। देखो इसमें ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग इस पॉइंट को समझ गए ना, तो ये समझ लो कि आप लोग को रियल एनालिसिस बहुत ही अच्छे से समझ आने लगेगी, ठीक है। तो इस थर्ड पॉइंट पर आप लोग बहुत ही अच्छे से फोकस करना, ठीक है। चलिए पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ a and b are two positive real numbers then there exists a positive integer n such that n b is greater than a। देखो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं a and b, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n। यहां पर आप लोग ध्यान रखना एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, कहां एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, कहां यूनिकनेस की बात हो रही है, इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखा करो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n बिलोंग्स टू z प्लस सच दैट, किस तरीके से, सच दैट n b इज ग्रेटर देन a। अब देखो इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। अब सिंबल्स के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है उनको समझने में, तो एक बार क्या करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ काम करके देखते हैं। देखो मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2.5। तो इन दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए चाहे आप कोई सी भी n की वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर आप लोग n इज इक्वल टू 1 को भी ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 एंड सो ऑन। तो कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर यहां पर आप लोग ले लीजिए इन दोनों रियल नंबर्स के लिए, तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ना, ये होल्ड हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर हम a को कंसिडर करें, a इज इक्वल टू 2.5 एंड b को अगर हम कंसिडर कर लें 1, तब देखते हैं तब कौन कौन सी हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर मिल पाएंगे। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर हमें एक भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n मिल गया जिसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो जानी चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, तो कम से कम एक मिल जाए बस वही बहुत है। तो देखते हैं क्या n इज इक्वल टू 1 के लिए इनइक्वालिटी होल्ड हो गई। तो n इंटू b, तो n इंटू बी मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1। तो n इंटू बी इज ग्रेटर देन a, मतलब 1 इज ग्रेटर देन, और a क्या है हमारे पास 2.5। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड नहीं हो रही है। एक बार 2 के लिए भी चेक करके देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, तो n इंटू बी मतलब 2 इंटू, और b क्या है हमारे पास 1, तो 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन a क्या है 2.5। इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन 2.5, तो ये भी बिल्कुल गलत है। 2.5 2 से ग्रेटर देन है, ठीक है, यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 2.5, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो n इज इक्वल टू 2, इसके लिए भी ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड नहीं हुई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप लोग n इज इक्वल टू 3 लोगे ना, या फिर 3 से ग्रेटर देन जो भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे, उसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 6 इज ग्रेटर देन a मतलब 2.5। तो ये वाली इनइक्वालिटी है जो n b इज ग्रेटर देन a, ये n इज इक्वल टू 3 और 3 से ग्रेटर देन जो भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों रियल नंबर्स के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग को पॉजिटिव रियल नंबर को कंसिडर करना है, ठीक है।
तो फर्स्ट वाले पॉइंट तो बहुत ही सिंपल था, इजीली तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जल्दी से सेकंड वाले पॉइंट को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? If a is any positive real numbers, then there exists a positive integer n such that n is greater than a। ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह है। जैसे देखो, अगर हमारे पास कोई एक a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर्स होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं 2.5। ठीक है, तो आप लोग को पक्का एक पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा जरूर मिल जाएगा कि n इज ग्रेटर देन a। तो 2.5 के लिए आप लोग n की वैल्यू 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो एंड सो ऑन। तो चाहे आप कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर को कंसिडर कर लीजिए, उस पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप लोग को एक न एक n की वैल्यू ऐसी जरूर मिल जाएगी, मतलब एग्जिस्ट कर जाएगी कि n इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ये भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और फर्स्ट वाला पॉइंट भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो यहाँ पर एप्सिलॉन का यूज किया गया है। अब किसी किसी स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि किसी भी डेफिनेशन में या फिर किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जैसे ही आप लोग को वहां पर एप्सिलॉन डेल्टा दिख जाए ना, फिर तो आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हो, बोल देते हो ये तो हमसे नहीं होने वाला। मतलब उसको एप्सिलॉन डेल्टा को तो आप लोग ऐसे समझते हो जैसे ये तो हमारे दुश्मन है, इनसे तो हमें दूर ही भागना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में एप्सिलॉन डेल्टा का यूज कर रहे हैं ना, तो उस क्वेश्चन को हम लोग इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज पर भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। और एप्सिलॉन डेल्टा होता ही इसलिए, एप्सिलॉन डेल्टा बेसिकली होता क्या है, मतलब किस काम के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, पता है आप लोग को? अच्छा चलिए, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो एप्सिलॉन डेल्टा कुछ नहीं है, वो हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इनका यूज करते हैं। तो अगर कहीं आप लोग को एप्सिलॉन डेल्टा दिख रहा है तो आप लोग को उससे दूर नहीं भागना चाहिए। एप्सिलॉन डेल्टा मतलब आपके दुश्मन नहीं है, वो दोस्त होने चाहिए। आप लोग साथ लेके घूमा करो उनको। कहीं भी आप लोग को कोई सा भी क्वेश्चन दिखे, लग रहा है कि हाँ यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा का हम लोग यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल करो। जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, सामने एप्सिलॉन डेल्टा को लाके खड़ा कर दो, क्वेश्चन अपने आप ही सरेंडर कर देगा, हो जाएगा अपने आप ही सॉल्व। अब थोड़ा सा तो एफर्ट करना होगा तुमको भी, तो एप्सिलॉन डेल्टा से दूर मत भागा करो। ठीक है, अब मैंने तो तुम लोगों से कह दिया कि एप्सिलॉन डेल्टा से दूर मत भागा करो, लेकिन इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं ये भी तो बताने वाला कोई होना चाहिए ना। तो देखो मैं किस तरीके से एप्सिलॉन डेल्टा को हैंडल करता हूँ ये मैं अभी आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, कि एप्सिलॉन डेल्टा कहीं भी अगर आप लोग को दिख जाता है तो उसको आप लोग किस तरीके से हैंडल करो, किस तरीके से सारी चीजों को समझ सकते हो। और मुझे तो एप्सिलॉन डेल्टा से बिल्कुल डर नहीं लगता। अगर मुझे कहीं किसी भी डेफिनेशन में या फिर उसके प्रूफ में कहीं भी एप्सिलॉन डेल्टा दिख रहा है तो मुझे तो और बढ़िया लगता है कि चलो अब जिस चीज को मैं समझना चाह रहा हूँ वो मेरे लिए और सिंपल हो गया। तो एप्सिलॉन डेल्टा से चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती हैं। बस आप लोगों को देखने का नजरिया थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो वो मैं बिल्कुल बदल दूंगा। आप बस मेरे साथ बने रहो ना। मैं किस तरीके से हैंडल करता हूँ ना एप्सिलॉन डेल्टा को, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, मतलब इनफैक्ट और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरीके से आप लोग एप्सिलॉन डेल्टा को हैंडल करो। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें हो गई। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पर आते हैं। आर्किमिडीयन पॉइंट का जो थर्ड पॉइंट है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना। ठीक है, पहले एक बार थर्ड पॉइंट को रीड कर लेते हैं, फिर इसके मतलब को समझेंगे। अपनी लैंग्वेज में क्या मतलब होगा इसका वो देखेंगे। तो पहले रीड कर लेते हैं। फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n। n का मतलब है यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू m। अभी कुछ आप लोगों को समझ आया? नहीं आया होगा। चलिए, इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आप लोग को कुछ और समझाना चाह रहा हूं, वो पहले आप लोग समझो, उसके बाद फिर इसको समझते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहां पर ये हो आप, ठीक है, इस पॉइंट पर अभी आप लोग यहां पर खड़े हो और यहां से थोड़ी डिस्टेंस पर है आपका घर। तो आगे चल के यहां पर है आपका घर। ठीक है, तो ये है आपका घर और यहां पर आप खड़े हो। ठीक है, अब आप अपने घर तक जाना चाहते हो, तो घर तक मूव करने की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपके और आपके घर के बीच की जो भी डिस्टेंस है ना, उसकी हाफ डिस्टेंस पर ही आप लोग रुक सकते हो, उससे पहले आप लोग कहीं भी नहीं रुक सकते। तो जैसे ही आप लोग फर्स्ट टाइम चलना स्टार्ट करोगे तो आप और आपके घर के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी ना, वहीं पर आप लोग रुक सकते हो। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को यहां रुकना होगा। अब जैसे ही आप लोग फिर से मूव करना स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप लोग यहां रुक सकते हो।
फिर से जब आप लोग मूव करना स्टार्ट करोगे अपने घर की तरफ तो आप लोग यहाँ रुक सकते हो, एंड फिर से जब आप लोग मूव करना स्टार्ट करोगे तब आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो। नेक्स्ट टाइम फिर से जब आप लोग मूव करोगे तो आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो। अब फिर से जब आप लोग मूव करना स्टार्ट करोगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो भी हाफ डिस्टेंस होगी ना वहां पर आप लोग को रुकना होगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा जूम कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है, और यहां से कुछ डिस्टेंस पर मतलब हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, जूम कर लिया, और ये है आपका अभी घर, ठीक है। तो अभी आप लोग यहां पर थे, ठीक है। अब यहां से आप लोग मूव करना स्टार्ट करोगे तो आप लोग यहां पर रुकोगे, ठीक है, आप लोग यहां पर आ गए, ठीक है। अब फिर से जब आप लोग मूव करना स्टार्ट करोगे तो आप लोग यहां पहुंच जाओगे, फिर से मूव करना स्टार्ट करोगे तो यहां पहुंच जाओगे। अब यहां पर आप लोग देख रहे होगे कि अगर हम इस तरीके से चलेंगे, मतलब अगर आप लोग यहां पर हो तो जैसे ही आप लोग फिर से मूव करना स्टार्ट करोगे तो हाफ डिस्टेंस पर आप लोग रुकना होगा। तो अगर हम इसी तरीके से मूव करते रहें तो आप लोग कभी भी अपने घर पर नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन हाँ, जितने करीब अपने घर के जा सकते हो ना उतने करीब आप लोग पहुंच सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट कभी भी आप अपने घर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो यही बिल्कुल सेम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का जो थर्ड पॉइंट है ना वो भी यही कहता है। अच्छा चलो एक एग्जांपल और देता हूं मैं अभी आप लोग को, तो और अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं कि अभी आप लोग आगरा रह रहे हो, ठीक है, तो ये है आगरा, और यहां से आप लोग जाना चाह रहे हो कहां के लिए, दिल्ली, ठीक है। तो आगरा टू दिल्ली कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी, तो मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर। अब एग्जैक्ट डिस्टेंस तो ये नहीं है, लेकिन मान लेते हैं समझने के लिए कि आगरा टू दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब आप लोगों ने आगरा से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, आप लोग कहाँ जा रहे हो, दिल्ली की तरफ जा रहे हो। कुछ देर बाद मैंने आप लोगों से ये पूछ लिया कि चलिए आप मुझे ये बताइए जब आप और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर रह जाएगी उस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, तो मुझे टाइम बताना है। तो मान लेते हैं कि आप लोगों ने आगरा से चलना स्टार्ट किया था 1 PM पर, ठीक है, और जब आप यहाँ पर हो तो यहां पर हो अभी आप लोग, ठीक है, तो आप और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि 200 किलोमीटर अभी रह गई है। तो इस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, तो ये आप लोग मुझे बता सकते हो। आप लोग कैलकुलेट करोगे कि हम कहीं बीच में रुके या नहीं रुके, मतलब जो भी फैक्टर होंगे उनके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करके मुझे टाइम बता दोगे कि हाँ यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे, जब मतलब हमारे और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर रह जाएगी ना उस टाइम 2 PM हो रहे होंगे, ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने आप लोगों से फिर से पूछ लिया कि चलिए मुझे फिर से ये बता दीजिए जब आप और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर रह जाएगी उस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा। तो आप लोग मुझे तब भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि उस टाइम हो रहा होगा 2:30 PM, ठीक है, अभी भी आप लोगों ने मुझे बता दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने आप लोगों से फिर पूछ लिया कि चलिए मुझे बता दीजिए कि जब आप और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाए 50 किलोमीटर उस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, तब भी आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो कि हम बीच में रुके या नहीं रुके, जो भी फैक्टर होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करके बता दोगे कि उस टाइम कितना हो रहा होगा 4 PM, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, यहां पर हम अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा कर रहे हैं, मतलब समझने के लिए कि उस टाइम 4 PM टाइम हो रहा होगा, ठीक है, ये भी आप लोगों ने बता दिया। अच्छा नेक्स्ट टाइम मैंने आप लोगों से फिर से पूछ लिया कि अच्छा मुझे बताइए जब आप और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर रह जाएगी उस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, तब भी आप लोग मुझे कैलकुलेट करके सारी कुछ जो भी कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन करके मुझे बता सकते हो कि इतना टाइम हो रहा होगा, ठीक है, इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से फिर पूछूंगा, तो ऐसे अगर मैं बहुत बार पूछूंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे ना, फिर आप क्या करोगे लास्ट में कि जिस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब जो भी मैं आप लोग को डिस्टेंस दे रहा हूं वो डिस्टेंस किसी न किसी आप अपने फॉर्मूले में पुट कर रहे होगे, पुट करने के बाद वहां से आप लोग को टाइम मिल रहा होगा, और उस टाइम को जो भी आप लोग को टाइम मिल रहा है वो आप लोग मुझे बता दे रहे होगे। तो वो जो आप लोगों के पास फॉर्मूला है जिसमें आप लोग डिस्टेंस को पुट करते थे उसके बाद आप लोग को टाइम मिल जाता था, वो फॉर्मूला आप लोग मुझे पकड़ा दोगे, बोल दोगे ये लो भैया ये फॉर्मूला पकड़ो, आपको इसमें अपनी डिस्टेंस पुट करनी है, जितनी भी डिस्टेंस आप लोग चाहते हो कि इतनी डिस्टेंस रहे मेरे और दिल्ली के बीच में, तो वो डिस्टेंस इसमें पुट करना और मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। वो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा वो आप लोग मुझे पकड़ा दोगे जब भी मैं आप लोग को ज्यादा परेशान करूंगा। तो अब वो जो मुझे आप लोगों ने फॉर्मूला दिया, अगर मैं उस फॉर्मूले में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी पुट करूं कि आप
और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर जब होगी उस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, तो 1 सेंटीमीटर पुट करने के बाद भी मुझे एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा कि इस टाइम पर आप और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो बेसिकली यहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि आप मुझे डिस्टेंस दो, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है, यही तो हम लोग कर रहे हैं ना, मैं आपको डिस्टेंस देता हूं, आप लोग मुझे टाइम दे देते हो। तो बिल्कुल सेम यही काम हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में भी करते हैं। तो अब यहां पर ये जो अभी मैंने आप लोग को 2 एग्जांपल समझाए, इन्हीं एग्जांपल को हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से रिलेट करके देखते हैं कि कुछ कनेक्शन बन रहा है इस जैसा या फिर नहीं बन रहा है। तो एक बार आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको एक बार रीड कर लेते हैं फिर से। For any epsilon is greater than 0, there exists m belongs to n such that 1 by n is less than epsilon for all n is greater than n equal to m। अब देखो यहां पर सिंबल्स के साथ काम किया गया है। पहले एक बार यहां पर हम लोग नंबर्स के साथ काम करके देख लेते हैं, फिर यहां पर ये जो भी सिंबल्स दिए गए ना इनको हम लोग अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या कहा गया है, फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यहां पर हम लोग को एप्सिलॉन दिया जाएगा। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को डिस्टेंस दे रहा था ना और आप लोग मुझे क्या टाइम बता रहे थे, तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एप्सिलॉन डेल्टा डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एक हम लोग स्मॉल एप्सिलॉन को कंसीडर करते हैं, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। अब क्या कहा गया है, लेट फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, मैंने आपको एप्सिलॉन दे दिया, एप्सिलॉन क्या है 0.1, देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करना चाहिए, किस तरीके से कि इस m से ग्रेटर देन चाहे हम कोई सा भी नेचुरल नंबर लें 1/n लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, ठीक है। किस तरीके से, देखो यहां पर हम लोगों ने एप्सिलॉन क्या कंसीडर किया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1, तो हमारे पास एक ऐसा m नेचुरल नंबर इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि इस m से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू चाहे हम कोई सा भी नेचुरल नंबर कंसीडर करें 1/n लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, ठीक है। ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये n इज इक्वल टू m के लिए भी होल्ड होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम इस एप्सिलॉन के लिए m की वैल्यू को कंसीडर कर लें 10, तो n की वैल्यू भी तो हम लोग 10 ले सकते हैं ना। यहां पर देखो क्या है, n इज इक्वल टू भी तो है ना m, तो n की वैल्यू को अगर हम 10 कंसीडर कर लें तो 1/10 क्या लेस देन एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 0.1, तो 1/10 मतलब 0.1 इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 0.1, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। अगर यहां पर इक्वल टू का साइन होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहां पर क्या कहा है 1/n इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, तो 0.1 तो स्ट्रिक्टली लेस देन 0.1 नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक नेचुरल वैल्यू हम लोग को ऐसी मिल गई कि 1/n इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू 10 तो हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है, और m से लेस देन भी हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप लोगों ने m की वैल्यू को 9 या फिर 8 या 5 कंसिडर कर लिया, तो अगर आप लोग इस m की वैल्यू से ग्रेटर देन एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि 1/n नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर आप लोग 5 लेते हो तो 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, इनको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे ना तो ये एप्सिलॉन से लेस देन नहीं आएंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप लोग इस एप्सिलॉन के लिए m की वैल्यू को 11 कंसीडर करोगे तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। देखो किस तरीके से कि हम लोग को वो नेचुरल नंबर कंसीडर करनी है कि n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, मतलब ये जो अगर आप लोगों ने m को 11 कंसीडर किया है तो 11 से ग्रेटर देन जो भी नेचुरल नंबर होंगे ना वो सभी नेचुरल नंबर इस कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे। जैसे यहां पर अगर हम लोग n की वैल्यू को 11 ही कंसीडर कर लें तो 1/11 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0.1। अब 1/11 कितना होता है ये आप लोग अपने कैलकुलेटर में चेक करके देख सकते हो, लेकिन आप मेरी बात का भी यकीन करो कि 1/n जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 0.1 से। इसी तरीके से अगर आप लोग 1/12 को कैलकुलेट करोगे तो ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 0.1, एंड इसी तरीके से चाहे आप लोग 1/13 ले लीजिए, 1/14, 1/15 एंड सो ऑन, आप लोग 1/1 मिलियन भी ले सकते हैं, ठीक है।
MILLION, ठीक है। तो 1/1 मिलियन भी स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 0.1 से, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या सीख रहे हो कि अगर हमारे पास कोई एक एप्सिलॉन हो, मतलब मैं अगर आप लोग को एक एप्सिलॉन दूं तो आप लोग मुझे एक ऐसा m नेचुरल नंबर फाइंड आउट करके दे सकते हो कि उस नेचुरल नंबर से ग्रेटर देन जो भी नेचुरल नंबर होंगे ना, वो सभी नेचुरल नंबर इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। देखो एक दूसरे एप्सिलॉन को कंसिडर करते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पर 0.01 को कंसिडर करें तो अब मुझे आप लोग एक ऐसा m बताइए जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करे कि 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो आप लोग ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर होगा वो फाइंड आउट करके बता सकते हो। चलिए ये वाला मैं अभी आप लोग को समझा दे रहा हूं फिर से। देखो यहां पर अगर हम लोग n की वैल्यू को कंसिडर करें 101, ये है m की वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग m की वैल्यू को कंसिडर करें 101, तो इस 101 से ग्रेटर देन जो भी नेचुरल नंबर होंगे ना, वो इस इनइक्वलिटी को होल्ड करेंगे। जैसे अगर हम लोग यहां पर 101 को ही ले लें तो 1/101, और ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 0.01। अब 1/101 कितना होगा ये आप लोग अपने कैलकुलेटर में चेक करके देख लेना, बट मैं बता रहा हूं कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 0.01 से, ठीक है। अब यहां पर तो ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, लेकिन एक कंफ्यूजन और होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 को कंसिडर किया तो m की वैल्यू आई 11, ठीक है। जब मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू को कंसिडर किया 0.01 तब m की वैल्यू आई 101। अब ये जो मैं आप लोग को जल्दी से m बता दे रहा हूं, यहां पर 101, यहां पर मैंने 11 बता दिए, तो ये मैं इतनी जल्दी कैसे बता पा रहा हूं कि m की वैल्यू ये होगी। तो कहीं ना कहीं से तो निकाल रहा हूं ना कोई तो मेरे पास फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले की हेल्प से मैं आप लोग को ये m की वैल्यू दे रहा हूँ। ये बिल्कुल सेम वही बात होगी कि जब आप लोग यहाँ आगरा टू दिल्ली जा रहे थे ना, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, मैं आप लोग को डिस्टेंस दे रहा था और आप लोग मुझे टाइम बता रहे थे, ठीक है। तो आप लोग के पास एक फॉर्मूला होगा ना जिसके अकॉर्डिंग आप लोग मुझे टाइम बता रहे थे। आप क्या करते थे कि उस फॉर्मूले में अपनी डिस्टेंस को पुट करते थे और जो भी टाइम निकल के आता था वो आप लोग मुझे बता देते। तो यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं कि जैसे ही आप मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू देते हो ना, तो मैं अपने फॉर्मूले में एप्सिलॉन की वैल्यू को पुट कर देता हूं और वहां से मुझे m की वैल्यू मिल जाती है, वो मैं आपको पकड़ा देता हूं कि ये लीजिए m की वैल्यू ये है, इससे ग्रेटर देन चाहे कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, वो सभी नेचुरल नंबर इस इनइक्वलिटी को होल्ड कर जाएंगे, मतलब 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। अब वो फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला वो देखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब होना क्या चाहिए कि 1/n लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो अगर m से ग्रेटर देन सभी नेचुरल नंबर के लिए ये वाली इनइक्वलिटी होल्ड होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n शुड बी ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसी की हेल्प से मैं अपना फॉर्मूला बनाता हूं, तो यहां पर इसकी हेल्प से मेरा जो m आ रहा था वो आएगा m इज इक्वल टू सीलिंग ऑफ 1/एप्सिलॉन प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर मैं ये सीलिंग क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमारा जो m है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और सीलिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, राइट साइड इंटीजर। देखो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सीलिंग फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, ये सब आप लोग को आने चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे अगर मैं सीलिंग ऑफ 1.7 को कैलकुलेट करना चाहूं तो ये आएगा, मतलब 1.7 के राइट साइड में कौन सा इंटीजर है, 2 है ना, तो 1.7 का जो सीलिंग आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग को ये m मिल गया। अब जैसे ही आप लोग मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू बताओगे ना, मैं यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करूंगा और यहां से मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहां पर देखो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1 के लिए, तो यहां पर मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं तो जगह हो जाएगी, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू को पुट कर दें 0.1, तो m इज इक्वल टू 1/0.1 प्लस 1, तो m इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस 1, तो m इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ गया, 11। वही तो मैंने यहाँ पर देखो आप लोग को यही बताया था ना, 11। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू को ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो m इज इक्वल टू सीलिंग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस 1,
तो m इज इक्वल टू, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1, मतलब m इज इक्वल टू 101। और यही तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर m की वैल्यू बताई थी कि m इज इक्वल टू 101। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को m की वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहा था। अब अगर मैं कोई सी भी आप लोग को एप्सिलॉन की वैल्यू दे दूं, आप लोग इजीली तरीके से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू को कंसिडर करें 0.00001, तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए m की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसकी वैल्यू आप लोग मुझे बताओगे कि m की वैल्यू क्या होगी। तो जो भी वैल्यू आप लोग मुझे बता देना। ठीक है, तो अब आप लोग एक बार फिर से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट को देखो, क्या है, फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू m। इसका मतलब इसे हम लोग अपनी दूसरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ 1/n एंड 0 can be made as small as we please। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/n और 0 के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग जितना छोटा करना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप लोग ये भी ध्यान रखोगे कि 1/n और 0 के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करेगा कि 1/n 0 हो जाए। ऐसा कोई भी n आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, 1/n और 0 के बीच की जितनी डिस्टेंस हम लोग कम करना चाहें उतनी डिस्टेंस कम कर सकते हैं। तो अब आप लोग को ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाई और आई होप अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह रहा होगा। और इनकेस अगर आप लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ और भी पूछना चाह रहे हो तो आप लोग मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हो। तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। तो ये तो हो गई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब एक छोटा सा प्रिंसिपल और है, क्या है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट है उसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके मतलब को भी समझेंगे। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, आप लोग रीड करोगे ना तब भी आप लोग को समझ आ जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये है, The well ordering principle says that the positive integers are well ordered। अब well ordered क्या होता है? An ordered set is said to be well ordered if each and every non-empty subset has a smallest or least element। इसका मतलब किसी भी ऑर्डर्ड सेट को वेल ऑर्डर्ड सेट कब बोलते हैं कि इस ऑर्डर्ड सेट का चाहे हम कोई सा भी नॉन एम्प्टी सबसेट कंसीडर कर लें, उस नॉन एम्प्टी सबसेट के पास स्मॉलेस्ट और लीस्ट एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस टाइप के सेट को हम लोग वेल ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर हैज अ लीस्ट एलिमेंट। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर का चाहे हम कोई सा भी नॉन एम्प्टी सबसेट कंसीडर कर लें, उस सबसेट के पास एक लीस्ट एलिमेंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से, जैसे देखो हम लोग एक सबसेट एस को कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर का एक सबसेट है। तो इसके पास देखो लीस्ट एलिमेंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, पक्का करेगा। और इसमें लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है ना। इसी तरीके से एस को अगर हम कंसीडर कर लें 200 300 400 500, तो ये भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो इसके पास भी लीस्ट एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, 200 है लीस्ट एलिमेंट। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर हैज अ लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अभी तो यहाँ पर अभी हम लोगों को इस स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, तो हम लोगों को वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है इस स्टेटमेंट की। तो आज के इस लेक्चर में अब तो आप लोग को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, उसके जो 3 स्टेटमेंट थे वो तीनों स्टेटमेंट भी आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डेफिनेशन के बारे में ही रीड करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास और भी बहुत सारी डेफिनेशन बची हुई हैं, जैसे बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इन्फीमम, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नेबरहुड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो भी डेफिनेशन है उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। और अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लोग कंटिन्यूसली उनको वॉच कर रहे हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो, जिससे जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसको भी देख सकते हो। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।